गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम +2 क्लास सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स जिसका हम चैप्टर कर रहे थे गवर्नमेंट बजट, आज उसका लास्ट टॉपिक करना है हमें और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है बजट बैलेंस और बजट अनबैलेंस। बैलेंस क्या होता है, बजट बैलेंस क्या होता है और अनबैलेंस क्या होता है, वो आज हमें पढ़ना है और उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। जो बजट होता है उसमें क्या होता है, कई बार वो क्या होता है उसकी रिसिप्ट एंड पेमेंट में डिफरेंस आ जाता है। कई बार क्या है रिसिप्ट ज़्यादा होती है, कई बार पेमेंट ज़्यादा होती है, कई बार क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों ही बराबर होती है। तो बजट के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। जब किसी भी गवर्नमेंट की रिसिप्ट और पेमेंट का एक समरी बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है और जो कि सारी एक्सपेक्टेड होती है, अनुमानित होती है, उसकी एक क्या है समरी एक बनाकर क्या है पेश की जाती है, उसे बजट कहते हैं। और गवर्नमेंट क्या है 1 फरवरी को क्या है पार्लियामेंट में क्या है ये पेश करती है अप्रूवल के लिए लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद ये जो बजट है 1 अप्रैल से लेकर और अगले साल 31 मार्च तक क्या है अप्लीकेबल होता है। उस दौरान के ये डाटा होते हैं। उसके दौरान हम देखते हैं कि हमें कितनी रिसिप्ट हुई, कितनी पेमेंट हुई। उसी रिसिप्ट और पेमेंट के आधार पे हम डिसाइड करते हैं कि ये जो बजट हमारा था बैलेंस था या अनबैलेंस था। बैलेंस का मतलब तो ये होता है कि जब कोई बजट में जितनी भी रिसिप्ट है और जितनी पेमेंट है वो दोनों के क्या है एक दूसरे के क्या हो जाए, इक्वल आ जाए, तो हम उसे बैलेंस बजट कहते हैं। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने क्या अपना बजट बनाया, उसने कहा कि भाई एंड ऑफ ईयर के बाद ये पता चला कि जितनी भी रिसिप्ट थी और जितनी भी क्या है पेमेंट थी, जितनी भी मैंने पेमेंट की वो क्या है दोनों बराबर है। तो बराबर है तो इसका मतलब हमारा बजट कौन सा है, बैलेंस बजट है। बैलेंस का मतलब यहाँ पर ना तो आपके ज़्यादा खर्चे हुए ना आपने कोई एक्सेस खर्चे किए। आपने जितने इनकम अर्न की है, जितने आपने एक्सपेक्टेड जो इनकम मानी थी उतनी हुई है आपको, जितने आपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के क्या मेजरमेंट किया था उतना ही आपने एक्सपेंस किया है। तो सरकार की जब एक्सपेक्टेड रिसिप्ट या आपकी इनकम और एक्सपेक्टेड आपकी पेमेंट दोनों इक्वल होती है तो उस समय वो बजट कहला जाता है बजट बैलेंस्ड बजट, संतुलित बजट। इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स भी होती है। इसकी मेरिट्स ये होती है जो कंट्री अपने आप को क्या है फाइनेंस स्टेबल करना चाहती है, वो ये चाहती है कि मैं हमारे देश को या हमारी कंट्री को क्या है विदेशी कंट्री पर क्या है डिपेंड बहुत कम रहना है, तो वो कंट्रियाँ ऐसी पॉलिसी को क्या है फॉलो करती है कि वो ये पहले ही डिसाइड कर लेती है जितनी हमारी अर्निंग होगी उतनी हम क्या एक्सपेंस करेंगे। तो ये जो बजट है बैलेंस बजट है, ये आपको क्या करता है, ये आपको फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं क्या करता है क्रिएट कर देता है, उसको स्थापित कर देता है। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा जो फाइनेंस वेस्टेज बहुत कम हो, मिनिमम हो या हो ही ना, तो उस गवर्नमेंट को कौन सा बजट को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, बैलेंस बजट। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हम 100 रुपये ही कमाएंगे तो 100 रुपये ही खर्च करेंगे, तो वेस्टेज कहाँ होगा। वेस्टेज तो ये जब होता है ना जब आप कमाते कितने हो 100 और खर्चा कितना करते हो 120, तो 20 रुपये आपने एक्स्ट्रा एक्सपेंस कर दिए ना, तो इसको कहेंगे वेस्टेज। कहीं ना कहीं आपने अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस लॉस हो रहा है ये। तो जो अर्थशास्त्र, जो इकोनॉमिक्स या जो गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारे पास 2 चीज़ें बनी रही हैं, हम ना तो ज़्यादा फाइनेंस खर्च करना चाहते हैं, फाइनेंस में से स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और हमारी जो इकोनॉमिक में है वो क्या है वेस्ट ना हो चीज़ें, माने फाइनेंस का वेस्ट ना हो और हमारा जो एक्सपेंसेस हमारे कंट्रोल में रहे। तो वो कौन सा बजट फॉलो करती है गवर्नमेंट, वो करती है बैलेंस बजट। पर बैलेंस बजट के ये तो चलो मेरिट्स हो गए, डीमेरिट्स इसके बहुत ज़्यादा है। जब हमारे देश में, हमारे संसार के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 1930 में 29 में तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आई थी महामंदी और 1930 में इंडिया में आई। उस समय इस बजट का जो बेनिफिट थे, जो इसके
फ़ायदे थे वहाँ पर इसको क्या है नज़रअंदाज किया गया, इसका कोई मतलब नहीं निकला ऐसे बजटों का, क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी तरह से क्या है पिछड़ चुकी थी। अर्थव्यवस्था में जो लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर बहुत डाउन चली गई थी, डिक्रीज़ हो गई थी, और अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी क्या रन नहीं कर रही थी, एक तरह से क्या स्टेबल हो गई थी, डिक्रीज़ हो गई थी, स्टेबल भी नहीं, स्टेबल तो मतलब रुक गई थी, वो एकदम डाउन जा रही थी। अर्थव्यवस्था पहले देखो ऐसे चल रही थी, उसके बाद ऐसे गिरने लगी। तो सरकार ने कहा कि इस अर्थव्यवस्था को यदि हमें क्या है इंक्रीज करना है, लोगों को क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है परचेजिंग पावर क्या है अवेलेबल करवाएं, तो कैसे करवाएं। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम तो जितनी इनकम है उतना ही खर्चा करेंगे। तो ये पॉसिबल नहीं था उस समय। तो उस समय यूरोपियन कंट्रियों ने क्या है इसकी आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया गया इस बजट के जो मेरिट्स को लेकर, और वहाँ पर ये कहा गया कि ये बजट आपके महामंदी से, डिप्रेशन से क्या इकोनॉमी को क्या है डिजोल्व नहीं कर सकता, उसे नहीं निकाल सकता। तो इसलिए इस बजट के केंद्र ने सबसे ज़्यादा इसका विरोध किया। केंद्र ने कहा कि यदि कोई भी अर्थव्यवस्था बैलेंस बजट को क्या है फॉलो कर रही है, अपना रही है, और उस देश में महामंदी आ जाए, तो वो देश फिर उस बजट के माध्यम से अपने आप को क्या है डेवलप नहीं कर सकता। उस बजट को क्या है उसे क्या है समाप्त कर उसे कौन सा बजट अपनाना चाहिए, ये दो बजट है, इसमें से किसी एक को। वैसे तो अपनाया कौन सा जाएगा, डेफिसिट का बजट। तो इसमें ये भी लॉस था। दूसरी बात, इसमें क्या होता है कई बार अनएम्प्लॉयमेंट की क्या है जो है इंक्रीज़ हो जाता है। कैसे, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास किसी भी देश में क्या है रोज़गार, जैसे इंडिया में है, इंडिया के अंदर क्या है बेरोज़गारी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा क्रिएट हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार के पास जो गवर्नमेंट बजट है वो क्या कर रही है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं कर रही है। अब किसी भी देश को क्या करना है, यदि अनएम्प्लॉयमेंट की जो स्थिति है या उसकी जैसे क्रिटिकल पोजीशन है, उससे हम कैसे बाहर निकले, तो सरकार को कहीं ना कहीं ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। ज़्यादा खर्च करेंगे तो कहाँ करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में बड़ी बड़ी कंपनियाँ खुलेंगी, ऐसे एरियाओं में क्या है डेवलप किया जाए जहाँ पर कहीं ना कहीं क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। यदि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो सरकार को पहले जनरेट करने के रिसोर्सेज को क्या है खोजना पड़ेगा। जब तक खोजेंगे नहीं, जब तक वो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं। एम्प्लॉयमेंट को खोजने के लिए, न्यू एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं अपने बजट में एक्सपेंसेस को बढ़ाना होगा। और जो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये बजट आपको क्या अलाउ नहीं करेगा। इस बजट की ये भी कमी थी। इन्फ्लेशन हुआ, डिफ्लेशन हुआ, उस समय भी ये बजट सक्सेसफुली नहीं होता। इन्फ्लेशन का मतलब होता है बहुत तेज़ी से कीमतों जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं, और डिफ्लेशन का मतलब होता है बहुत तेज़ी से क्या प्राइस डिक्रीज़ होने लग जाते हैं, कीमत गिरने लग जाती है अर्थव्यवस्था में। उसके कारण बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो ये बजट की मेरिट्स और क्या है शॉर्ट कमिंग थी, माने डीमेरिट्स। अब आता है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट कौन सा होता है? ऐसा बजट जिसमें सरकार की एक्सपेक्टेड रिवेन्यू और रिवेन्यू नहीं इनकम और एक्सपेक्टेड क्या है एक्सपेंडिचर क्या है इक्वल ना हो, बराबर ना हो। ठीक है, बराबर ना हो, उस समय क्या है आपका कौन सा बैलेंस माना जाता है, ये बैलेंस्ड बजट माना जाता है अनबैलेंस, क्योंकि वो बैलेंस में नहीं है ना। तो ये ऐसा भी हो सकता है, दो प्रकार से होते हैं। देखो, सेविंग वाला सरप्लस का कब होगा? जब आपकी इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस कम। जैसे आपकी इनकम कितनी है 120 करोड़ और एक्सपेंसेस कितने हैं 100 करोड़, तो सरप्लस कितना आ गया आपके पास 20। और डेफिसिट का कब होगा? डेफिसिट का होगा आपका जब आपकी इनकम 100 करोड़ और एक्सपेंसेस कितने 120 करोड़। ये डेफिसिट का कितना आ गया 20 करोड़। तो इसमें 2 टाइप्स होते हैं, सरप्लस बजट, डेफिसिट बजट। ये अनबैलेंस बजट का मतलब होता है असंतुलित बजट। इसमें सरप्लस का मतलब होता है बचत का बजट, ठीक है। और डेफिसिट का मतलब होता है घाटे का बजट। अब घाटा कब होता है आपको? जब आपकी इनकम कम होती है तो आपको क्या है इनकम तो कम रखनी है, एक्सपेंसेस ज़्यादा करने हैं। और बचत का कब होता है? जब आपकी इनकम ज़्यादा और वह कम हो, उस समय करना है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं अब क्या होता है इसमें। इन बजट की अपनी अपनी क्या डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं। तो उसमें आज हम पढ़ेंगे पहले कौन सा, सरप्लस का बजट। सरप्लस का बजट का मतलब क्या हुआ? अभी पढ़ा है हमने, इनकम आपकी क्या है एक्सपेक्टेड इनकम, ठीक है सर, एक्सपेक्टेड इनकम मोर देन एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर।
ठीक है। तो जब किसी भी अर्थव्यवस्था में ऐसे बजट को अपनाया जा रहा है जिसमें क्या है, इनकम ज़्यादा होती है और व्यय कम होता है, तो उस समय जो डिफरेंस आता है उस बजट को कहते हैं सरप्लस का बजट। ये बजट की क्या है, मेरिट्स क्या है, जब किसी देश में या किसी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, कीमतें बहुत ज़्यादा हो रही हो, कीमतें ज़्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, मांग ज़्यादा कर रहे हैं, मांग ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो मांग ज़्यादा कर रहे हैं, तो उनकी मांग कैसे कम की जाए? तो सरकार ने कहा कि हम खर्चा करते हैं, इसलिए लोगों को ज़्यादा रोज़गार मिलता है, रोज़गार ज़्यादा मिलता है तो वो खर्च भी ज़्यादा करते हैं, तो इससे समस्याएं क्रिएट होती है कहीं ना कहीं। तो सरकार ने ये सोचा कि आने वाले टाइम में हम हमारी इनकम बढ़ा लेंगे, खर्चा कम कर देंगे, खर्चा कम कर दो, इनकम अपना अपना बढ़ जाएंगे। तो सरकार क्या करती है, इन्फ्लेशन रेट को क्या है, डिक्रीज़ करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा करती है। दूसरी बात, एग्रीगेट डिमांड होती है। एक तो होती है डिमांड, डिमांड तो होती है छोटे स्तर पे किसी एक वस्तु की, किसी एक बाज़ार में किसी एक प्रोडक्ट की, उसको हम कहते हैं डिमांड। जब हम क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में बढ़ते हैं, माइक्रो मैक्रो होता है, तो मैक्रो में बढ़ते हैं तो एग्रीगेट डिमांड होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब सभी वस्तुओं और सेवाओं का कि जितनी मांग की जा रही है उसका हम टोटल कर दे तो एग्रीगेट डिमांड बनती है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है टोटल डिमांड। जब आपकी डिमांड क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, डिमांड का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाए, तो उसको कम कैसे किया जाए? तो सरकार पहले खर्चा ज़्यादा कर रही थी तो मांग ज़्यादा हो रही है। क्यों? खर्चे करने से कैसे, खर्चे जो एक्सपेंस करती है तो इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो लोगों को क्या, परचेजिंग पावर आती है, परचेजिंग पावर आती है तो डिमांड ज़्यादा करते हैं, डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी ज़्यादा है अब हमें डिमांड को कम करना है, डिमांड को कम करना है तो सरकार ने ये डिसाइड किया कि आज के बाद हम क्या है, एक्सपेंसेस कम करेंगे। अब कम करेंगे तो सरप्लस का चला जाएगा बजट। तो कहीं ना कहीं आपके जो एग्रीगेट डिमांड है उसके लेवल को क्या करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए ये बजट क्या है, ओपन ये अपनाया जाता है। इसके बाद आता है कौन सा बजट, इसके डिमेरिट्स देखो। यदि सरकार के पास इन डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन मतलब कीमतें गिर रही है, तो कीमतें जब गिरती है तो रोज़गार भी कम होता चला जाता है। तो रोज़गार बढ़ाने के लिए सरकार को क्या है, सरप्लस का बजट वो फॉलो कर रही है, तो इन्फ्लेशन जो डिफ्लेशन की रेट है वो डिक्रीज़ नहीं होगी और ही डाउन जाती जाएगी। यदि आपका एग्रीगेट डिमांड क्या है, बहुत ही कम हो गया है, आप उसको बढ़ाने के लिए क्या कर चाहोगे, खर्चे करें बट सरप्लस जो बजट में है सरकार खर्चे कम करती है, तो वो भी क्या आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, समाधान नहीं होगा। ठीक है, जैसे ऐसी बहुत सारी कंट्रियां हैं जो अनडेवलप कंट्री है, जैसे इंडिया ये सोच ले हम तो बस सेविंग करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, हम सरप्लस वाला बजट को ही फॉलो करेंगे, तो वो कभी अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगी वो कंट्री। तो अनडेवलप कंट्रियों के लिए सक्सेसफुली नहीं रहता ये मेथड इसके बाद आता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, शॉर्टकमिंग इसकी मैंने बताई अभी आपको। इसके बाद आपकी डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब है आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है, आपको खर्चा ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो जब आपके ये होते हैं एक्सपेक्टेड इनकम मोर देन एक्सपेक्टेड इनकम लेस देन। ठीक है, मोर देन कौन है, एक्सपेंसेस। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं तो घाटे का बजट कहा जाता है। घाटे के बजट के भी अपने अपने लाभ होते हैं। बोला ये कैसे होगा, घाटे का भी अपना लाभ होता है, बोला होता है। और लाभ क्या होता है, जिस अर्थव्यवस्था में एग्रीगेट डिमांड कम है, इसकी डिमांड कम है, मान लीजिए आप बना रहे कितनी हो, 120 वस्तु, लोग कितने खरीद रहे हैं, 80, तो डिमांड कम है ना, डिमांड कितने बढ़ाने की ज़रूरत है, 40। अब डिमांड कैसे बढ़ेगी, सरकार ने ये डिसाइड कर लिया कि जितनी इनकम होगी उतना ही खर्चा करेंगे, तो ये कभी बढ़ेगा नहीं। सरकार ने ये कहा कि चलो कोई बात नहीं है, हम 40 करोड़ का अलग से एक्सपेंडिचर करेंगे, हम जो डेफिसिट बजट को फॉलो करेंगे जिसमें हम इनकम कम होगी और खर्चा हमारा ज़्यादा होगा। हम ऐसे बजट को क्या अप्लाई करेंगे हमारी इकोनॉमिक में, जिसके कारण लोगों की क्या परचेजिंग पावर बढ़ेगी। अब लोगों की परचेजिंग पावर कैसे बढ़ेगी, जब सरकार आय से ज़्यादा खर्च करती है तो खर्च किस में करेंगी, खर्च किसी ना किसी डेवलपमेंट में करेंगी, और डेवलपमेंट में खर्च करेंगी तो सरकार को क्या है, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट करने पर सरकार कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को भी जनरेट करेंगी, क्योंकि खर्चे करने से क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं लोगों की इनकम भी जनरेट हो जाएंगी, इनकम जनरेट होगी तो कहीं ना कहीं वो क्या डिमांड भी करेंगे, और डिमांड करेंगे तो आपकी ये डिमांड बढ़ जाएंगी। इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने में ये सहायक है।
यदि आपका डिफ्लेशन है, कीमतें बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है, कीमत तेज़ी से गिरने से क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अपने आप ही। अब मान लीजिए अभी लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन में क्या हुआ, क्यों, इनकम कम होने के कारण लोगों को क्या है अपनी जो नौकरी क्या है छोड़नी पड़ी, लोगों को क्या है काम से हटा दिया गया, ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है डिफ्लेशन में। डिफ्लेशन का मतलब कीमतें गिरती है। कीमतें कब गिरती है, जब मांग ना हो। मांग नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपकी क्या सप्लाई भी नहीं बनाओगे, आप नया उत्पादन भी नहीं करोगे। और जब नया उत्पादन नहीं करते हो तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं लोगों की आय कम होती है, और आय कम होती है तो फिर मांग भी कम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्लेशन की रेट को डिक्रीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं क्या है, सरकार को अपना क्या है डेफिसिट बजट का क्या है अपनाना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। जिस देशों में मान लो ज़्यादा विकास हो चुका है या डेवलप कंट्री है, वो भी ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है, उनको भी लॉस होता है। मान लो अमेरिका जैसे मान लो डेफिसिट बजट को क्या फॉलो करने लग जाए मान लो, तो प्रॉब्लम होगी। हाँ, इंडिया जैसी कंट्री, अनडेवलप कंट्रियों को ये सक्सेसफुली है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उस देश में विकास नहीं हुआ है, कोई भी गवर्नमेंट है और उस देश का विकास नहीं हुआ, और वो ये सोचने लग जाए कि हम खर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे, तो उसका विकास भी कभी नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी इनकम से हटकर आपको एक्सपेंसेस करना पड़ेगा। और डेफिसिट बजट में ये ऐसा ही होता है, अनडेवलप कंट्रियाँ होती है उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके शॉर्टकमिंग भी है, डीमेरिट्स भी है। डीमेरिट्स क्या है, जब इन्फ्लेशन हो, जब कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हो और सरकार भी बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हो, खर्च करने से लोगों को रोज़गार भी बढ़ेगा, पहले से उनकी परचेसिंग पावर ज़्यादा है और सरकार भी और खर्च कर रही है तो परचेसिंग पावर और बढ़ेगी। तो उस समय ये क्या है, आपके लिए क्या है ना कहीं क्या है लॉस क्रिएट कर देता है, आपके लिए इसके कोई भी लाभ नहीं होते। दूसरी बात, जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, पहले से डिमांड ज़्यादा है, उस समय आप ज़्यादा खर्चा करोगे तो और डिमांड बढ़ेगी ना, एग्रीगेट डिमांड। तो उस समय सरकार को क्या अपने खर्चे कम करने चाहिए, जिससे क्या होगा, खर्चे कम होंगे तो उससे क्या होगा, परचेजिंग पावर भी कम हो जाएंगी। परचेजिंग पावर कम होगी तो आपकी क्या है, कहीं ना कहीं आपकी डिमांड भी कम आ जाएंगी। मान लो पहले डिमांड कितनी थी, 100 ना 140 और 100 करनी है, और सरकार खर्चे पे खर्चा कर रही है, खर्चे पे खर्चा कर रही है, डेफिसिट का बजट क्या है अपनाए हुए हैं, अपनाती है, तो क्या है कहीं ना कहीं ये 160 पहुँचने की उम्मीद है। सरकार को इस समय ये नहीं, सरकार को ये वाला बजट ओपन करना चाहिए, अपने को अपनाना चाहिए, अपने बजट को में ये पॉलिसी को क्या है लागू किया जाना चाहिए, जिससे क्या लोगों की आय कम हो जाएंगी, आय कम होगी तो डिमांड भी कम होगी। तो आज हमने बजट के बारे में पढ़ा है और आपका ये चैप्टर भी लगभग समाप्त हो जाता है। एक लेक्चर बचता है, वो कभी और देंगे आपको, और इसमें से बहुत बार पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपके लिए क्या है बेनिफिशियल होने वाला है चैप्टर। और आपको क्या है, आपने देखा भी होगा, हमने 3-4 टर्म्स को अच्छी तरह से पढ़ा है, तो आप इसको क्या अच्छी तरह से पढ़ो। और अगला जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, देखते हैं कौन सा स्टार्ट करेंगे, बट आपको अभी यही करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कितने